शाम के 4 बज चुके हैं और प्राइम टीवी पर वक्त हो चला है 4 बड़ी खबरों का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रामकृष्ण शुक्ला और शुरुआत करेंगे लोकसभा चुनाव की बड़ी और अहम खबर के साथ, जहां बीजेपी ने धुआंधार प्रचार शुरू कर दिया है। यूपी की 80 सीटों पर पार्टी का फोकस जारी है। जहां आज प्रचार को धार देने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुजफ्फरनगर पहुंचे, वहीं रालोद प्रमुख जयंत चौधरी ने शाह का स्वागत किया है। अमित शाह ने हुंकार भरते हुए कहा कि मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। तो दूसरी ओर अमित शाह ने ताजनगरी में जमकर प्रचार किया। आगरा में प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर निशाना साधा है। सीएम योगी ने कहा कि देश में वर्तमान में जो चुनावी लड़ाई चल रही है वो स्पष्ट दिखाई दे रही है। एक तरफ फैमिली फर्स्ट वाले लोग हैं तो दूसरी ओर नेशन फर्स्ट वाले हैं। एक ओर देश के संसाधनों पर डकैती डालने वाले हैं तो दूसरी ओर 140 करोड़ भारतीयों को अपना मानने वाले हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि अमित शाह भी अब इस चुनावी रण में कूद चुके हैं और मुजफ्फरनगर में चुनावी शंखनाद उन्होंने कर दिया है। चूंकि पहले चरण में मुजफ्फरनगर में चुनाव होना है और इसी के चलते अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुजफ्फरपुर में नजर आ रहे हैं। भाई और बहनों, मुझे बताओ, ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? जोर से बोलो, कश्मीर हमारा है या नहीं है? धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? एक कांग्रेस वाले 50 साल से धारा 370 को संभाल पर बैठे थे। मोदी जी ने दूसरी बार जब आपने प्रधानमंत्री बनाया, धारा 370 को समाप्त कर कश्मीर को भारत के साथ जोड़ने का काम किया। भाई और बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने कश्मीर में से आतंकवाद को समाप्त करने का काम किया है। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाई और बहनों, ये जो गठबंधन गठबंधन है, अखिलेश यादव जी की पार्टी, कांग्रेस पार्टी, ये कभी नहीं चाहते थे अयोध्या में राम मंदिर बने। मुझे बताओ, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? एक कांग्रेस पार्टी ने 70 साल तक राम जन्मभूमि के मुद्दे को अटका कर रखा, लटका कर रखा, भटका कर रखा। मोदी जी ने केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा भी कर दी। आज आप देख रहे होंगे, अपराधी पहले तो उसने एक युक्ति निकाली थी कि चलिए सरकार जैसे आई है वैसे ही पिछली सरकारों की तरह हम भी वही करेंगे। लेकिन जब सरकार ने कहा नहीं, जीरो टॉलरेंस पर चलेंगे, या तो अपराध करना बंद करो और अपराध करोगे तो उसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार रहो। बहनों और भाइयों, तो ज्यादातर अपराधियों ने अपनी जमानतें तुड़वा करके जेल में चले गए और अब तो कह रहे हैं भैया अब हमें जेल में ही मत भेजो। अब वहां भी जाने से भाग कर रहे हैं। अब आप देख रहे होंगे, अब तो ज्यादातर अपराधी अपने गले में तख्ती लटका करके घूम रहे हैं। कह रहे हैं कि भैया जिंदगी भर ठेला लगा करके पेट भर लूंगा, लेकिन अब कुछ गलत काम नहीं करूंगा, एक बार जान बकस तो बस। बहनों और भाइयों, ये कानून का भय अगर अपराधी और माफियाओं के ऊपर न हो तो गरीबों का, सामान्य नागरिकों और व्यापारियों का ये अपराधी और माफिया जीना हराम कर देंगे। और इसीलिए उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां हर दूसरे दिन एक दंगा होता था, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के दंगा पहुंचे
और कर्फ्यू की पाबंदी को जो प्रदेश झेला हो, उस प्रदेश में अब दंगा नहीं चलेगा, कर्फ्यू नहीं चलेगा। वह प्रदेश अब उपद्रव बर्दाश्त नहीं करेगा। वह प्रदेश अपने परंपरागत उत्सव के साथ जुड़ेगा और उत्सव के साथ जुड़ने के लिए ही हम आपके पास आए हैं। इस खबर पर अनुराग त्रिपाठी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता अनुराग त्रिपाठी। लोकसभा का पहला चरण मुजफ्फरनगर और अमित शाह की एंट्री और साथ ही साथ अमित शाह का बैठा हुआ गला बतला रहा है कि बीजेपी किस तरीके से, अमित शाह किस तरीके से चुनावी मोड में नजर आ रहे हैं। अनुराग, इलेक्शन की डेट डिक्लेयर हुई है, उसी दिन से बीजेपी की सारी कद्दावर नेता, सारी टीमें आपको पश्चिम यूपी में नजर आएंगी। आज अमित शाह भी मुजफ्फरनगर पहुंचे, जयंत चौधरी ने उनका स्वागत किया और उसके बाद अमित शाह ने अपनी सर्कस में से ट्वीट छोड़ने शुरू किए। उन्होंने एक एक करके बीजेपी की उपलब्धियां गिनाई। ये बताया कि 2014 से जब मोदी जी वापस आए और उसके बाद जब राज्य में भी योगी सरकार बनी, तो उसके बाद क्या कुछ बदलाव हुए उत्तर प्रदेश के अंदर। पश्चिम यूपी में खास तौर पे बीएसपी सरकार हो या समाजवादी पार्टी सरकार हो, उसमें जब चीनी मिलें बंद हुई, उनको उन्होंने नए सिरे से खुलवाया। इसके अलावा जो नई चीनी मिलें बनाई गई, तमाम किसानों के लिए उन्होंने क्या किया, गरीबों के लिए क्या किया, इन सबका बखान किया। इसके अलावा अपनी उपलब्धियां गिनाई कि अगर सरकार जो मोदी सरकार आई तो उससे बदलाव क्या क्या है, क्या कुछ बदला है, क्या कुछ देश में बदला है, क्या कुछ पश्चिम यूपी में बदला है। क्योंकि पहले चरण में पश्चिम यूपी में वोट पड़ने हैं, तो जाहिर तौर पे पूरा फोकस पश्चिम यूपी पे है। और जिस तरह से आज मोदी ने भी जो नमो ऐप के जरिए तमाम लोगों को बूथ लेवल पे जोड़ा, कार्यकर्ताओं के अंदर उत्साह बढ़ा, लोगों के अंदर ये बताया कि देखो हमको एक तैयारी करके चलना है, हमको ये मान के चलना है कि चुनाव में हमको 400 पार जाना है, तो उसके लिए क्या कुछ रणनीति तय करनी है और किस तरीके से आगे बढ़ना है, ये सारी चीजें आज सामने रखी गई। और ये बताया गया कि किस तरीके से अमित शाह जब आ गए हैं, तो अमित शाह का जो गला भी इस तरह बैठा हुआ है, तो साफ तौर पर दिखाई देता है कि मेहनत किस स्तर पर की जा रही है। जी अनुराग, बता दें कि 2013 के दंगों का ये वही मुजफ्फरनगर है जिसने 2013 में दंगे झेले थे, लेकिन अब जिस तरीके से लगातार दो बार बीजेपी वहां पर जीती है, तो इसके बाद किस तरीके की हवा मुजफ्फरनगर में फिलहाल दिखाई दे रही है? देखिए, मुजफ्फरनगर की बात की जाए, जैसे दंगों से ग्रसित रहा, सबने देखा, पूरे देश ने देखा किस तरीके से वहां पे दिक्कतें पैदा हुई, किस तरीके से समुदायों के बीच टकराव होते रहे। वो टकराव अब बिल्कुल शांत नजर आते हैं। एक तरीके से शांति व्यवस्था के ऊपर जो नकेल कसी जानी चाहिए थी, वो नजर आता है। साफ तौर पे जो अपराधियों के अंदर पुलिस का खौफ है, वो दिखाई देता है। तो जिसको लेकर के योगी सरकार भी अपने तमगे चमका रही है। ये बताती है कि देखिए क्या कुछ बदल दिया है हमें मुजफ्फरनगर में। यहाँ पे शांति का माहौल है, लोग अपने कामकाज आसानी से कर सकते हैं, किसी तरीके से कोई टकराव नजर नहीं आता है। वो तभी मुमकिन हो पाया है जब अपराधियों को उनकी ठीक जगह पहुंचा दिया गया है। यानी अपराधी खुद जैसे बता रहे थे कि तख्ती लटका के थाने जाकर सरेंडर किए दे रहे हैं। तो ये सब चीजें जो है, ये उपलब्धियां एक तरीके से गिनाते हैं और ये बताते हैं कि बीजेपी किस तरीके से एक रोड मैप अपना तैयार करके चल रही है कि 400 पार कैसे जाएगी। क्योंकि पश्चिम यूपी में तमाम तरह के गठबंधन की बात की जाती है, जिस तरह से इंडिया गठबंधन अपने लगा हुआ है, जो रजमाइश में प्रत्याशी रोज अनाउंस किए जाते हैं, रोज बदल दिए जाते हैं। इसको लेकर भी तमाम जिस तरह से सवाल उठ रहे हैं विपक्षियों को लेकर, क्योंकि विपक्षियों के पास ज्यादा कुछ गिनाने के लिए है नहीं। अनुराग, हमने अमित शाह को सुना, उनकी जुबान से हमने सुना कि उन्होंने साफ तौर पर देखिए राम मंदिर का जिक्र किया है, उनके एजेंडे में राम मंदिर रहा है। दूसरी ओर योगी आदित्यनाथ जो है वो अपराधियों का जिक्र करते नजर आए और बार बार उन्होंने कहा कि किस तरीके से अपराधी जो है अपनी जमानत कैंसिल करा रहे हैं और जेल जा रहे हैं। बिल्कुल साफ तौर पर ये आपको दिखाई दे रहा है कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, जो योगी सरकार है, उसके अंदर आत्मविश्वास से लबरेज है पूरी तरीके से। वो ये मान के चल रही है कि उनके विरोध में कोई नहीं है, उनको अपनी ही लकीर पार करनी है, उससे आगे बढ़ना है, इसीलिए 400 पार का नारा दे रहे हैं। खासतौर पर इस बात का भी जिक्र करते हैं, राम मंदिर जो कि काफी बड़ी आस्था का सवाल था, उसको जिस तरीके से इस बार साकार किया गया बीजेपी सरकार के द्वारा, तमाम इन चीजों को लेकर के वो अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं। साफ तौर पर अपराधियों के अंदर जो खौफ है, जो अपराधियों का उन्होंने जिस तरह से नाबूद किया है, और आज भी जिस तरह से बुलडोजर को लेकर के तमाम खौफ बना हुआ है लोगों के अंदर, तो ये दिखाई देता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार हो या मोदी सरकार हो, अपने मंसूबों में कामयाब रही है, जिसको लेकर के अपराधी कहीं ना कहीं अब डर के माहौल में है। जो आम जनता है उसमें कहीं ना कहीं शांति व्यवस्था का माहौल है और वो अपने कामकाज कर सकती है। अनुराग, आखिर में दिखाई देता था। अनुराग, आखिर में सवाल आपसे लूंगा कि पश्चिम यूपी की 14 सीटों में से 7 सीटों पर बीजेपी को हार मिली थी बीते लोकसभा चुनाव में। ऐसे में बीजेपी की किस तरीके की रणनीति है कि उन हारी हुई सीटों पर जीत दर्ज की जाए? तो साफ तौर पर जिस तरीके से पिछली लोकसभा चुनाव की बात करें, तो 7 सीटों की आप बात कर रहे हैं,
उससे बीजेपी उस तरह से अपना रण नहीं दिखा पाई थी, अपना जौहर नहीं दिखा पाई थी, जिसको लेकर के बीजेपी अपने तमाम वादे करती रही है। लेकिन इस बार कुछ स्ट्रेटेजी बदली है। जिस तरीके से सारी मेहनत पश्चिम यूपी में झोंकी गई है, वो दिखाई देता है कि किस तरीके से बूथ लेवल पे लोगों को जोड़ा जा रहा है, कार्यकर्ताओं के साथ जो आम जनता है उनसे संवाद किया जाता है, प्रबुद्धजनों से भी बातचीत की जा रही थी। आखिर किस वजह से वो 7 सीटें जो पिछली बार नहीं जीत पाए थे, उनमें क्या कुछ बदलाव करने की आवश्यकता है। और इस बार रालोद भी साथ है, उसका भी फायदा मिलेगा क्या? रालोद भी इस बार साथ है अनुराग? बिल्कुल सही तौर से जिस तरीके से आरएलडी की बात की जाए तो वहां पे उनकी पैठ अच्छी खासी है पश्चिम यूपी में, और जिसको लेकर के बीजेपी भी उनके सपोर्ट में है, उनको अपने साथ मिला रखा है। तो जाहिर तौर से उसका भी फायदा बीजेपी और आरएलडी दोनों को मिलता दिखाई देता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अनुराग इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये थे हमारे साथ अनुराग त्रिपाठी, जो तमाम तरीके से हमें जानकारी दे रहे थे कि किस तरीके से अमित शाह हो या फिर योगी आदित्यनाथ हो या फिर बीजेपी के दूसरे बड़े नेता हो, संगठन के या फिर सरकार के, वो अब चुनावी प्रचार में पूरी तरीके से एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। और कोशिश यही है कि 80 सीटों का जो नारा है उसके लिए पहले चरण के तहत होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए वो अपनी कमर कस चुके हैं और लगातार जनता में मैसेज दे रहे हैं। बढ़ते आगे। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केरल की वायनाड सीट से नामांकन दाखिल किया। इससे पहले उन्होंने प्रियंका गांधी के साथ रोड शो भी किया। इस दौरान राहुल ने इलाके की जनता से कहा कि आपका सांसद होना सौभाग्य की बात है। बताया जा रहा है कि वायनाड सीट में राहुल के खिलाफ इंडिया में शामिल सीपीआई की एनी राजा चुनाव लड़ रही हैं। एनी राजा ने भी रोड शो करने के बाद अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। वहीं भाजपा ने राहुल के खिलाफ के सुरेंद्रन को मैदान में उतारा है। इसके साथ ही कांग्रेस ने पार्टी की 5 न्याय 25 गारंटी को देश के लोगों तक पहुंचाने के लिए घर घर गारंटी अभियान शुरू किया है। तो देखिए, वायनाड से राहुल गांधी ने पर्चा भर दिया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। सर, राहुल जी आज वायनाड से नामांकन कर रहे हैं लोकसभा चुनाव को लेकर, इस पे क्या कहेंगे सर? नहीं, निश्चित तौर से मैं अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूं। और राहुल जी जैसा नेता वायनाड कॉन्स्टिट्यूंसी में और वहां के लोगों के बीच में मिले हैं, ईमानदार नेक इंसान, तो मैं समझता हूं कि बहुत ही सौभाग्यशाली हैं वायनाड के लोग जो राहुल गांधी जैसे नेता उनको मिले हैं। सर, अमेठी रायबरेली को लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। सर, खबर है कि प्रियंका जी जो है रायबरेली से चुनाव लड़ जाएंगी, इस पे क्या कहेंगे सर? मैं निश्चित तौर से यहाँ की जनता की डिमांड है, कार्यकर्ताओं की डिमांड है कि हमें और जनता के बीच में हमें जिस तरीके से परिवार का रिश्ता रहा है, विकास का, काम का, सबको साथ लेके चलने का, तो निश्चित वहाँ की जनता भारी समर्थन और भारी वोटों से चुनाव जिताएगी। अभिनव हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अभिनव, वायनाड से राहुल गांधी ने पर्चा दाखिल कर दिया है। अभी आप अजय राय से बातचीत कर रहे थे, किस तरीके की रणनीति होने वाली है राहुल गांधी की, और साथ ही साथ राहुल और प्रियंका गांधी के रायबरेली और अमेठी से लड़ने को लेकर क्या कुछ चर्चाएं हैं? राहुल गांधी उन्होंने आज अपना नामांकन कर दिया है। वायनाड सीट से राहुल गांधी जो है वो कांग्रेस के इस बार प्रत्याशी होंगे। इसके पहले 2019 का चुनाव भी यहीं से राहुल गांधी ने लड़ा था। और आपको बता दें कि अमेठी सीट से राहुल गांधी चुनाव हार गए थे। आज जब प्राइम टीवी ने कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष अजय राय हैं उनसे बात की तो उन्होंने भी अपनी शुभकामनाएं राहुल गांधी को दी। और राहुल गांधी ने खुद भी कहा कि यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं वायनाड की जो जनता है उनका सांसद हूँ। आपने देखा कि किस प्रकार से बहुत ही एक हम कह सकते हैं कि शक्ति प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस ने आज राहुल गांधी का जो नामांकन है वो कराया। इस दौरान कांग्रेस के कई सीनियर लीडर मौजूद है। खुद राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी के नामांकन के दौरान मौजूद रही। और एक भारी जनसैलाब है वो भी राहुल गांधी के नामांकन के दौरान वायनाड में देखने को मिला। तो राहुल गांधी जो है अब वायनाड से उनका चुनाव लड़ना जो है वो तय हो गया है। नामांकन आज उन्होंने कर दिया है। अमेठी को लेकर हालांकि जरूर सस्पेंस बरकरार है कि अमेठी में राहुल गांधी नहीं, क्योंकि पिछला लोकसभा चुनाव वो अमेठी से हार गए थे। भाजपा की स्मृति ईरानी ने उनको अमेठी से मात दी थी। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि इस बार वो अमेठी वापस आते कि नहीं। हालांकि साउथ से वायनाड सीट से लड़ना तय है। देखिए अभिनव, सेफ सीट की बात कही जा रही है वायनाड को, लेकिन के सुरेंद्रन को बीजेपी ने राहुल के खिलाफ वायनाड से उतारा है। बीते चुनाव में वायनाड से जरूर राहुल गांधी को जीत मिली थी, लेकिन इस बार की चुनौती कैसी रहने वाली है अभिनव? जी बिल्कुल, देखिए इस बार जो समीकरण है वो बदले जरूर है। राहुल गांधी को जिस प्रकार से जितना आसानी से
सीट हासिल हो गई। राहुल गांधी को थोड़ी मुश्किल वायनाड में देखने को मिलेगी, लेकिन कांग्रेस जो है वो पूरा दावा कर रही है। कांग्रेस का मानना है कि वो पूरी आत्मविश्वास से लबरेज है और उसका लगातार मानना यही है कि वो बहुत बड़े मार्जिन से वायनाड की सीट जीतेगी, क्योंकि दक्षिण के कई राज्यों में कांग्रेस जो है उत्तर की अपेक्षा लगातार बेहतर प्रदर्शन करती आई है। पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो उत्तर भारत की जगह दक्षिण भारत में अच्छा प्रदर्शन करती है। तो इसीलिए इसी रणनीति के तहत जो इनके नेता राहुल गांधी है, उनको उत्तर भारत की वायनाड सीट से, दक्षिण भारत की वायनाड सीट से जो कांग्रेस ने वो प्रत्याशी बनाया है। अब देखने वाली बात यह है कि वायनाड सीट पर इस बार जो जनता है वो क्या फैसला अभिनव, लेती है। मोदी की गारंटी इस पूरे चुनाव में जोर शोर से गूंज रही है, गूंजती नजर आ रही है। इसके उलट राहुल गांधी भी और कांग्रेस भी देखिए गारंटी देते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ गारंटी में कह रहे हैं राहुल एंड पार्टी? जी बिल्कुल, देखिए जहां एक और मोदी सरकार जो है वो मोदी की गारंटी के तहत चुनावी अभियान में आगे बढ़ रही है, वहीं कांग्रेस ने जो है न्याय की गारंटी देने की बात कही है। कांग्रेस जो तमाम मुद्दे हैं, चाहे रोजगार की बात करें, कानून व्यवस्था की बात करें, या जो जिस प्रकार से पेपर लीक हो गया उत्तर प्रदेश में, तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस जो है वो इस बार चुनावी मैदान में है। और उसका कहना है कि जब कांग्रेस की सरकार बन जाएगी तो हम इन सभी जो नियम है इनको लागू करेंगे। जो वो जनता तक अपना एक प्रकार से कह सकते हैं संकल्प पत्र है, उसको लेके अब जनता के बीच जा रहे हैं। और देखने वाली बात है कि इस बार कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में क्या कुछ इससे जो है फायदा मिल पाता है। ठीक है, आखिर में अमेठी और रायबरेली का क्या कांग्रेस की ओर से? जी बिल्कुल, देखिए अमेठी से राहुल गांधी के चुनाव लड़ने पे लगातार संशय बरकरार है, लेकिन रायबरेली की जो तस्वीर है वो लगभग अब साफ होती दिखाई दे रही है। कांग्रेस की दिग्गज नेता प्रियंका गांधी रायबरेली से इस बार चुनावी मैदान में नजर आने जा रही हैं। सोनिया गांधी जो है वो लगातार यहाँ से सांसद रही है, कांग्रेस का गढ़ रही है रायबरेली सीट। पिछली बार भाजपा के दिनेश सिंह ने रायबरेली से चुनाव लड़ा था और उनको 1 लाख से अधिक वोटों से जो सोनिया गांधी है उन्होंने चुनाव हराया था। इस बार जो सपा के मनोज पांडे हैं वो जाके भाजपा में चले गए हैं राज्यसभा चुनाव के दौरान क्रॉस वोटिंग में, तो ऐसे में कई समीकरण वहां बदले जरूर हैं। ठीक है अभिनव, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो अभिनव हमें जानकारी दे रहे थे, एक तरफ वायनाड से राहुल गांधी ने पर्चा दाखिल किया है और नरेंद्र मोदी की गारंटी के उलट उन्होंने न्याय गारंटी देने की बात जनता को कही है। इसके साथ ही साथ अमेठी और रायबरेली सीट पर भी क्या कुछ रणनीति रहने वाली है, लेकिन साथ ही साथ ये भी बतला रहे हैं कि रायबरेली सीट पर प्रियंका गांधी चुनाव लड़ सकती हैं, संभावनाएं तेज हैं, चर्चाएं तेज हैं, जल्दी ऐलान हो सकता है। बढ़ते आगे, आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह की तिहाड़ जेल से रिहाई का प्रोसेस शुरू हो गया है और ट्रायल कोर्ट में जमानत की शर्तें तय कर दी गई हैं, जहां संजय सिंह की पत्नी ने 2 लाख रुपए का जमानत बॉन्ड भरा है और कोर्ट का आदेश तैयार हो गया, इसे तिहाड़ जेल भेजा जाएगा। उसके बाद संजय सिंह की रिहाई होगी। बता दें कि इस पूरी प्रक्रिया में करीब 2 घंटे का वक्त और लग सकता है। वहीं संजय सिंह को ILBS अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है और वो सीधे अब तिहाड़ जेल पहुंच गए हैं। साथ ही संजय सिंह के स्वागत के लिए आम आदमी पार्टी मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ता जमा हो गए हैं। दरअसल संजय आज शाम तक रिहा हो सकते हैं और संजय के खिलाफ 3 राज्यों में दर्ज केस का स्टेटस भी तिहाड़ प्रशासन ने चेक किया है। इसमें किसी में भी उनकी गिरफ्तारी का ऑर्डर नहीं है। तो इस तरीके से समझ सकते हैं कि संजय सिंह की जो जमानत है, जो रिहाई है, उसका रास्ता अब पूरी तरीके से साफ हो चुका है। कल आदेश आया था और अब से कुछ वक्त के बाद संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के सांसद, शराब कांड के आरोपी, अब से थोड़ी देर में जेल से रिहा हो जाएंगे। इसको लेकर आम आदमी पार्टी के मुख्यालय पर कार्यकर्ताओं का जमावड़ा। अभिनव सिंह हमारे संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं इस खबर पर। अभिनव, संजय सिंह बीते कई महीनों की हिरासत के बाद, गिरफ्तारी के बाद आज आखिरकार जेल से बाहर निकल रहे हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी के कद्दावर नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह आज जेल से बाहर आ रहे हैं। उनको कल मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने उनकी रिहाई कर दी थी, उनको बेल कर दी थी और 2 लाख का जो जुर्माना है वो उनपे लगाया गया था। संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के कद्दावर नेता है, आज उनकी रिहाई हो जाएगी। वो अस्पताल में भर्ती थे, जहां से उनको डिस्चार्ज कर दिया गया है और व्हील चेयर पे उनको जेल लाते हुए जो तस्वीर है वो सामने आई है। संजय सिंह रिहाई के बाद ऐसा बताया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी मुख्यालय जाएंगे, जहां जो कार्यकर्ता है वो उनका स्वागत करने के लिए पहले से मौजूद है और वहां पे संजय सिंह जो है वो कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के सीएम जो वर्तमान में जेल में है, उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल से भी संजय सिंह मुलाकात कर सकते हैं। और संजय सिंह अक्टूबर 2023 से जेल में थे। ऐसे में आम आदमी पार्टी को संजय सिंह की इस रिहाई से कहीं ना कहीं जो सहानुभूति है वो जरूर मिलती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि
संजय सिंह आम आदमी पार्टी के एक ऐसे नेता हैं जो आम आदमी पार्टी के लिए आप जगह जगह जाके प्रचार कर सकते हैं। उनको आम आदमी पार्टी एक नायक के रूप में दिखाना चाहेगी जनता के बीच में। और संजय सिंह जो है वो, क्योंकि जो कोर्ट है, कोर्ट ने जब संजय सिंह को अभिनव, हाल ही में अरविंद केजरीवाल हिरासत में भेजे गए ईडी की, एक तरफ गम है और दूसरी तरफ खुशी है संजय सिंह के बाहर आने की, तो पार्टी मुख्यालय पर क्या कुछ माहौल नजर आ रहा है कार्यकर्ताओं के बीच में? देखिए, आम आदमी पार्टी कार्यालय की बात करें तो आज वहाँ पे जो संजय सिंह है उनके पहुंचने की जो तैयारियां हैं वो शुरू हो गई हैं। ऐसे खले हैं कि संजय सिंह रिहाई के बाद आज यहाँ आएंगे, कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और कार्यकर्ता भी उनके स्वागत के लिए यहाँ पे पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम एक दिन पहले ही तिहाड़ जेल शिफ्ट किए गए, जिसके बाद अगले ही दिन जो संजय सिंह है उनको जमानत मिल गई है। अब देखने लायक बात ये होगी कि अरविंद केजरीवाल को कब तक जो है राहत मिल पाती है, क्योंकि संजय सिंह को तो राहत मिल गई है और लगातार अब जो आम आदमी पार्टी की लीगल टीम है वो इसको आगे रुख अपनाएगी ऊपरी अदालतों में अपने नेताओं को जमानत दिलाने के लिए। जी अभिनव, सशर्त जमानत यहाँ पर मिली है संजय सिंह को, क्या कुछ वो शर्तें हैं जिसके तहत इन्हें जमानत दी गई है संजय सिंह को? अभिनव जी बिल्कुल, देखिए जो कोर्ट है, कोर्ट ने जमानत के दौरान कई शर्तें रखी हैं। संजय सिंह को दिल्ली छोड़ने आना होगा, इसके अलावा जो पासपोर्ट वगैरह है उसको भी जमा करना होगा। संजय सिंह देश से कहीं बाहर नहीं जा सकेंगे और तमाम तरह की जो चीजें हैं वो कोर्ट ने संजय सिंह को बताई हैं और संजय सिंह को अब इन चीजों का पालन करना होगा, अन्यथा की स्थिति में उनके विरुद्ध जो कोर्ट है वो विधिक कार्रवाई कर सकता है। बहरहाल संजय सिंह आपसे कुछ देर बाद रिहा होंगे और जेल में लेने के लिए उनके तमाम समर्थक, तमाम जो नेता कार्यकर्ता हैं वो लोग पहुंच रहे हैं। बहुत धूमधाम से जश्न के साथ संजय सिंह की आज रिहाई होने जा रही है। संजय सिंह एक बड़े लीडर के रूप में आज से उभर के सामने आएंगे। संजय सिंह पहले भी कई बार जेल गए हैं, लेकिन इस बार जो मामला था वो पूरा शराब नीति से जुड़ा मामला था। अब देखने वाली बात यह है कि संजय सिंह कितनी देर में रिहा हो जाएंगे। जी, अरविंद केजरीवाल के हिरासत में होने के बाद जहां लग रहा था कि चुनाव में आम आदमी पार्टी की रफ्तार कुंद हो जाएगी, तो क्या अब लग रहा है कि संजय सिंह के बाहर आने से कहीं ना कहीं उसे गति मिलेगी? जी बिल्कुल, देखिए अरविंद केजरीवाल जब गिरफ्तार हुए तो उसके बाद से जो है आम आदमी पार्टी खेमे में मायूसी छा गई। लोगों को लगने लगा कि पार्टी का भविष्य क्या होगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव एकदम सामने है। लेकिन जैसे ही संजय सिंह की जमानत मिली कोर्ट से, वैसे ही ये एक बहुत बड़ी कह सकते हैं सुखद खबर आम आदमी पार्टी खेमे के लिए सामने आई कि संजय सिंह जो है वो अब बाहर आ रहे हैं। क्योंकि अब वो बाहर आएंगे तो वो लगातार राजनीतिक रैलियां करेंगे, राजनीतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे और जो देश की जनता है उसको संबोधित करेंगे और आम आदमी पार्टी भी उनको एक नायक के रूप में जो है वो इमेज उनकी जनता के बीच में बनाने का काम करेगी, जिससे लोगों को लगे कि जो संजय सिंह है वो एक हीरो थे, उनको षड्यंत्र के तहत जेल भेजा गया था और अब यकीनन संजय सिंह को नायक के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाएगा आम आदमी पार्टी की ओर से, जिस तरीके से वो अब से थोड़ी देर में रिहा होने वाले। बहुत शुक्रिया अभिनव इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये थे अभिनव जो हमें जानकारी दे रहे थे संजय सिंह की अब से थोड़ी देर में रिहाई होने वाली है, और बताया ये जा रहा अभिनव की ओर से, हमारे संवाददाता की ओर से, कि संजय सिंह की रिहाई के बाद अब जब लोकसभा चुनाव का दौर तेजी से आगे बढ़ रहा है, ऐसे में उन्हें नायक के तौर पर पेश किया जाएगा आम आदमी पार्टी की ओर से। बढ़ते आगे, अब की बार 400 पार और मिशन 80 का लक्ष्य लेकर लोकसभा चुनाव में उतरी बीजेपी ने यूपी के लिए खास प्लान बनाया है। बीजेपी प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटों को जीतने और मिशन 80 सिद्ध करने के लिए प्रदेश भर में 1 लाख से ज्यादा नुक्कड़ सभाएं करेगी। यूपी की सभी 80 लोकसभा सीटों पर नुक्कड़ सभाएं होंगी। इतना ही नहीं, इसके लिए पार्टी की ओर से 15,000 नेताओं की फौज भी उतारी गई है। हर गांव, गली, मोहल्ले, चौपाल में सभाएं होंगी। साथ ही सोशल मीडिया वॉलंटियर्स भी इसमें शामिल रहेंगे। बीजेपी के महामंत्री संगठन धर्मपाल ने कैराना से नुक्कड़ सभाओं की शुरुआत भी करती है। बीजेपी के नुक्कड़ सभा में सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। बता दें कि विधायक, मेयर, जिला पंचायत अध्यक्ष इस सभा को संबोधित करेंगे। तो ये है बीजेपी का वो प्लान जिसमें नुक्कड़ सभाओं के जरिए कामयाबी पाने की होगी कोशिश। हर गांव, गली, मोहल्ले, चौपाल में ये नुक्कड़ सभाएं लगाई जाएंगी बीजेपी की ओर से। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बने रहिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए प्राइम टीवी पर। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच, साहस, सरोकार। प्रॉब्लम्स थी जो मेरे को स्टेप्स चढ़ते हुए प्रॉब्लम थी, वो अब आई थिंक सो 70% इज इम्प्रूव्ड। ठीक है, मेरे को एंकल में प्रॉब्लम थी एंड मेरे को मसल्स प्रॉब्लम थी, जो मसल्स में काफ़ी पेन रहती है, जो अब की इस टाइम पर एक बार ही मैंने लिया, मैं लास्ट टाइम आया था, उसके बाद मैं अब दोबारा आया हूँ, तो एज ए 70% इज इम्प्रूव्ड, जो कि डॉक्टर नहीं कर सका। मैंने
हाँ, मतलब मैं गंगा राम के हॉस्पिटल के डॉक्टर से तकरीबन 2 साल तक ये ट्रीटमेंट करा था कि उनको समझ ही नहीं आया ये प्रॉब्लम क्या है। दैट इज अब बेटर है। छूट नहीं पाएगी